भारतीय न्यायिक व्यवस्था। इसमें टॉपिक क्या गया है? सुप्रीम कोर्ट है, कॉलेजियम प्रणाली का नाम राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, न्यायालय की अवमानना, उच्चतम न्यायालय, अधीनस्थ एवं जिला न्यायालय, अधिकरण, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, जनहित याचिका या लोकहित विवाद, विधिक सेवाएं एवं लोक अदालतें, ग्राम न्यायालय। ये सारे फैक्टर्स हैं। भारतीय न्यायिक प्रणाली की बात करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले हम इसका विभाग भी देख लेते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें, है ना। आइडिया हो जाएगा, फिर हम उसी हिसाब से इसको अध्ययन करेंगे। देखते हैं 2024 में क्वेश्चन आया है, प्रतिषेध रिट सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया आदेश है। किसी सरकारी अधिकारी द्वारा उसे कोई विशेष कार्रवाई करने से रोकना। संसद या विधान सभा द्वारा, निचली अदालत द्वारा, प्रतिषेध निचली अदालत द्वारा। फिर है भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है। हो सकता है ऐसा। भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास। सही दोनों होने चाहिए, एक केवल ये सही है, ये गलत है। आगे हम देखते हैं ये क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन आया था, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन व्यापक रूप से मौलिक अधिकारों की न्यायिक व्याख्याओं को दूर करने के लिए अधिनियमित किया गया था? भारत में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रावधान किसके द्वारा किया गया है? आर्टिकल 50 है ना। ये नहीं है, ये नहीं है। क्वेश्चन सिंपल है। कुछ क्वेश्चन को छोड़ दोगे तो बहुत कठिन नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी लोक अदालतों का आयोजन नहीं कर सकती? सत्ता। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, सही कौन सा हमें ये बताना। HN न्याय समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1970 में पारित किया गया था। भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को अपनी अवमानना के लिए दंड देने हेतु शक्ति प्रदान करता है। भारत का संविधान सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है। तीसरा गलत है। देखते हैं, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है देखते हैं। भारत में न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने की शक्ति संसद में निहित है। देखते हैं उत्तर क्या होगा बच्चे। ये लग रहा है, बाकी देखते हैं। ठीक है, बी ठीक है। ये तीसरा पॉइंट गलत है, सही बोल रहा है। भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निर्बंधन अथवा उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निर्बंधन की तरह कार्य
नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन सा इस अर्थ सही हो सकता है? भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय लिए गए निर्णय को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता है। देश में गंभीर वित्तीय संकट की स्थिति में देश का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना आपातकाल घोषित कर सकता है। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का संरक्षक है? डी। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद के मामले में निर्णय लेने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति क्या कहलाती है? आरंभिक अधिकारिता। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास निहित है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास निहित है? भारत में न्यायिक समीक्षा का तात्पर्य है। 17 में क्वेश्चन आ गया न्यायिक समीक्षा। सिंपल सा डेफिनेशन के बेस पे क्वेश्चन आ गया है। कानूनों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता पर निर्णय लेने की न्यायपालिका की शक्ति विधान मंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों की बुद्धिमत्ता पर प्रश्न उठाने की न्यायपालिका की शक्ति राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति दिए जाने से पहले सभी विधायी अधिनियमों की समीक्षा करने की न्यायपालिका की शक्ति न्यायपालिका की समान या भिन्न मामलों में पहले दिए गए अपने निर्णयों की समीक्षा की शक्ति। न्यायपालिका की समान या भिन्न मामलों में दिए गए अपने निर्णयों की समीक्षा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को समान अवसर के माध्यम से निःशुल्क एवं सक्षम कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराना है। यह पूरे देश में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के लिए दिशा निर्देश जारी करता है। उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? ग्राम न्यायालय अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है, आपराधिक मामलों की नहीं। यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। फिर ये वाला क्वेश्चन है, भारत में कौन सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार से में शामिल है? भारत सरकार और एक अन्य अधिक राज्यों के बीच विवाद है।
संसद के किसी भी सदन या किसी भी राज्य के विधानमंडल के चुनाव से संबंधित विवाद, भारत सरकार और एक केंद्र शासित प्रदेश के बीच विवाद, दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद, यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों को मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में अस्वीकार करता है। न्यायमूर्ति आर कृष्ण अय्यर एक प्रमुख न्यायमूर्ति थे। न्यायमूर्ति आर कृष्ण अय्यर भारतीय न्यायिक व्यवस्था में लोकहित याचिका के प्रचनकों में से एक माने जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी सेवारत न्यायाधीश उच्च न्यायालय का कोई भी सेवारत न्यायाधीश केवल भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालय में से किस एक क्षेत्राधिकार है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। समेकित निधि है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। भारत में प्रत्येक राज्य के राज्य क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय विद्यमान है। भारत के संविधान में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय हो। भारत के प्रत्येक राज्य के राज्य क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय विद्यमान है। कथन एक गलत हो जाता है तो कैसे गलत है? आपके पास क्या प्रमाण है कि आपने ये बोला कि गलत? फैक्ट चाहिए होता है। ठीक है। संसद भारत के सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिकता को विस्तारित नहीं कर सकती है क्योंकि उसकी आधिकारिकता वही है जो संविधान ने प्रदान की है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक संबद्ध न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और न्यायालय का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है। भारतीय उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं। तभी जब ऐसे परामर्श के लिए कहता है अपनी पहल पर, तभी जब वो ऐसे परामर्श देते हैं। क्वेश्चन आया आर्टिकल 142 ऐसा है अपनी पहल पर तभी जब वो है ना मांगता है, तभी जब मामला केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का फैसला करने की भारत की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति इसके अंतर्गत आती है। मूल न्यायाधिकार के अंतर्गत
यहाँ से क्वेश्चन मेंस में काफ़ी आते हैं। अभी तक सबसे हाईएस्ट क्वेश्चन देख रहे हो आप, इतना क्वेश्चन तो अंतर और उधर से भी नहीं है जितना यूपीएससी से क्वेश्चन बना है मेंस में। बड़ा ही कर लेते हैं। संविधान रूप से न्यायिक स्वतंत्रता की गारंटी लोकतंत्र की पूर्व शर्त टिप्पणी कीजिए। निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के हकदार कौन है, ये बताना है। निःशुल्क कानूनी सहायता के प्रतिपादन में राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण की भूमिका का आकलन कीजिए। भारत में आधुनिक कानून की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं का समाधानीकरण है। प्रासंगिक केस कानूनों की मदद से इस पर चर्चा करें। विविधता, समानता और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायपालिका में महिलाओं के अधिक प्रतिनिधित्व की वांछनीयता पर चर्चा करें। न्यायिक विधायन भारतीय संविधान में परिकल्पित शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपक्षी है। इस संदर्भ में कार्यपालक अधिकारियों को दिशा निर्देश देने की प्रार्थना करने संबंधी बड़ी संख्या में दायर होने वाली लोकहित याचिकाओं का न्याय औचित्य सिद्ध कीजिए। क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिल्ली के उप राज्यपाल और चुनी हुई सरकार के बीच राजनीतिक खींचतान को सुलझा सकता है? परीक्षण करें। भारत में न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 पर सर्वोच्च न्यायालय के नियम का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। कोहिनूर केस में क्या अभिनिर्धारित किया गया था? इस संदर्भ में क्या आप कह सकते हैं कि न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान के बुनियादी अभिलक्षणों में से प्रमुख महत्व का है? अर्धन्यायिक निकाय से क्या तात्पर्य है? ठोस उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन है 16 में। राष्ट्रपति द्वारा हाल ही में प्रख्यापित अध्यादेश के द्वारा मध्यस्थता और विवाह अधिनियम 1996 में क्या प्रमुख परिवर्तन किए गए हैं? यह भारत के विवाद समाधान में यांत्रिकत्व को किस सीमा तक सुधारेगा? चर्चा कीजिए। आधिकारिक संरचना के सिद्धांत से प्रारंभ किए गए हैं। न्यायपालिका ने सुनिश्चित करने के लिए कि भारत एक उन्नत के रूप में विकसित करे, एक उच्च अग्रलक्ष्यहीन प्रोएक्टिव भूमिका निभाई है। इस कथन के प्रभास में लोकतंत्र के आदर्शों की प्राप्ति के लिए हाल के समय में न्यायिक सक्रियतावाद द्वारा भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। संविधान में संशोधन करने के संसद के स्वैच्छिक अधिकार पर भारत का उच्चतम न्यायालय नियंत्रण रखता है। संभवतः विवेचना कीजिए।
भारतीय न्यायिक व्यवस्था, ये टॉपिक है। इंडियन जुडिशियल सिस्टम। संघीय लक्षण एकात्मक लक्षण है, न्यायपालिका की तत्परता और सर्वोच्च न्यायालय का अन्य न्यायालयों पर नियंत्रण। भारतीय संविधान एक संघात्मक ढांचा प्रदान करता है, परंतु इसकी न्यायिक व्यवस्था में एकात्मकता के तत्व स्पष्ट रूप से विद्यमान है। संघीय रक्षा, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। भारत में न्यायपालिका संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर स्वतंत्र और निष्पक्ष मानी जाती है। यह कार्यपालिका और विधायिका से पूर्णतः पृथक है। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को संविधान का संरक्षक माना जाता है, जो संघीय ढांचे की रक्षा करते हैं। एकात्मक लक्षण, एकीकृत न्यायपालिका। भारत में एकीकृत न्यायिक प्रणाली है, जिसमें एक ही न्यायिक पदानुक्रम में सभी न्यायालय सम्मिलित हैं, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। सभी न्यायालयों के निर्णयों में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सर्वोपरि होता है और सभी अदालतें उसी निर्णय पर न्यायिक नियंत्रण है। न्यायिक नियंत्रण उच्च न्यायालयों के अधीन होता है, जो उन्हें स्थानांतरित, पदोन्नत और अनुशासित कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा एवं सभी के लिए बाध्यकारी होगा। न्यायालय की स्वतंत्रता का प्रमाण, देश की स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका अपनाई गई है और उच्चतम न्यायालय ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। न्यायपालिका में कठोर न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की पदोन्नति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, कर्मचारियों के वेतन भत्ते, कार्यालयीय खर्च, पेंशन इत्यादि भारत के संचित निधि पर भारित। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, कार्यालयीय खर्च राज्य के संचित निधि पर भारित है। हालांकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशन राज्य की संचित निधि पर न भारित होकर भारत की संचित निधि पर भारित है। हालांकि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, कार्यालयीय खर्च राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। हालांकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पेंशन राज्य की संचित निधि पर न भारित होकर भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। पेंशन। उच्च न्यायालयों के कर्मचारियों के वेतन भत्ते, पेंशन, कार्यालयीय खर्च राज्य की संचित निधि पर भारित। न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों पर संसद में चर्चा पर प्रतिबंध है। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों पर विधानमंडल में चर्चा पर प्रतिबंध है। सर्वोच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भारत में किसी भी न्यायालय या प्राधिकरण के समक्ष विधि व्यवसाय पर प्रतिबंध लगाता है। जबकि अनुच्छेद 220 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों को छोड़कर भारत में किसी भी प्राधिकरण के समक्ष विधि व्यवसाय पर प्रतिबंध लगाता है। संसद सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों में कमी नहीं कर सकती। संसद, राज्य विधानमंडल उच्च न्यायालय की शक्तियों में कमी नहीं कर सकते हैं। केवल क्षेत्राधिकार में परिवर्तन किया जा सकता है। लोक सेवाओं में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण और न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति।
उच्चतम न्यायालय भारतीय संविधान के भाग 5 में वर्णित अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 के माध्यम से उच्चतम न्यायालय से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। वर्तमान भारत में उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित है। वर्तमान संरचना कुल 34 मुख्य न्यायाधीश, कुल 34, एक मुख्य और 3 अन्य। मूल संविधान में न्यायाधीशों की संख्या कुल 8। सर्वोच्च न्यायालय की संरचना में वृद्धि संसद द्वारा विधि बनाकर की जाती है। संरचना में उच्चतम न्यायालय का स्थान अनुच्छेद 130 के अनुसार उच्चतम न्यायालय का स्थान दिल्ली में होगा, लेकिन भारत का मुख्य न्यायाधीश भाग में बैठक कर सकता है और न्यायिक सुनवाई कर सकता है। उच्चतम न्यायालय का गठन अनुच्छेद 124 के अनुसार उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होंगे, जिसे भारत का मुख्य न्यायाधीश कहा जाता है। भारत के मूल संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 8 थी। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में 38 न्यायाधीश हैं। उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होंगे, जिसे भारत का मुख्य न्यायाधीश कहा जाएगा। भारत में मूल संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 8, ठीक है। वर्तमान में 34, 33 और एक अन्य। न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि। संसद कानून बनाकर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। जब संसद कानून बनाकर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करती है तो इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति 24 के अनुसार सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय के एवं उच्च न्यायालयों के जिन न्यायाधीशों से वह उचित समझे परामर्श कर सकता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में उपयुक्त तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करना अनिवार्य है। कॉलेजियम प्रणाली बनाम राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीशों का परामर्श राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। रिकॉर्ड बनाम भारत संघ के द्वितीय न्यायाधीश मामला। इस मामले में एसपी गुप्ता के दिए गए निर्णय को रद्द कर दिया गया और न्यायालय के निर्णय ने दिया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में मुख्य न्यायाधीश की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगा। यह सलाह कॉलेजियम के माध्यम से दी जाएगी। इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा। उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायमूर्ति कॉलेजियम की सलाह से सिफारिश देगा या न्यायाधीश की एक समिति होगी। तीसरे न्यायाधीश मामला की बात करते हैं। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस।
उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति ने राय मांगी कि न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय में 3 तरह के वकील होते हैं: एडवोकेट। इस प्रकार के वकील देश के किसी भी बार काउंसिल में पंजीकृत होते हैं। बार काउंसिल कानूनी संस्था है। सीनियर एडवोकेट ये योग्यता के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नामित न्यायाधीश होते हैं। ये केवल बहस कर सकते हैं, अपने नाम से कोई भी मुकदमा दायर नहीं कर सकते। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सर्वोच्च न्यायालय परीक्षा प्रणाली के आधार पर उनकी नियुक्ति करता है। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित परीक्षा पास करने वाले एडवोकेट को एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का दर्जा दिया जाता है। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी केस पर हस्ताक्षर होना आवश्यक होता है। व्यवहारिक प्रावधान कॉलेजियम व्यवस्था की सिफारिश पर वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं हस्तांतरण की जा रही है। कॉलेजियम व्यवस्था की संकल्पना 1993 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित की गई। कॉलेजियम व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ के मुकदमे में लिया गया। वर्ष 1999 में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस में कॉलेजियम का स्वरूप स्पष्ट किया गया। यहाँ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस उसे कहते हैं जब उच्चतम न्यायालय ने से राष्ट्रपति ने राय मांगी कि न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाएगी। कॉलेजियम बनाम एनजेएसी का विवाद है कुछ। राष्ट्रीय न्यायिक एनजेएसी का कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आया हुआ और ये निष्कर्ष है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता भारत का नागरिक हो, किसी उच्च न्यायालय में न्यूनतम 5 वर्ष का न्यायाधीश रहा हो या किसी उच्च न्यायालय में न्यूनतम 10 वर्ष अधिवक्ता रहा हो, राष्ट्रपति की राय से में परंपरागत विधिवत्ता हो। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक। शपथ राष्ट्रपति के समक्ष तीसरी अनुसूची के अनुसार। त्यागपत्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। न्यायाधीशों को हटाया जाना। भारतीय संविधान में प्रावधान सिद्ध का सदाचार्य असमर्थता प्रक्रिया संसद द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के पश्चात अनुच्छेद संसद उपयुक्त कार्यवाही के लिए विधि बनाएगी, जिसके बाद संसद द्वारा न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 बनाया गया। क्षेत्राधिकार का क्वेश्चन आता है अध्ययन अभिलेख न्यायालय के रूप में। उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, जिसे आर्टिकल 129 में लिखा गया कि उच्चतम का जिसे अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति होगी। अभिलेख न्यायालय का अर्थ है कि न्यायालय की कार्यवाहियों को भविष्य में
साक्ष्य के रूप में प्रयोग में लाया जा सकेगा और ऐसे समय में उन्हें चुनौती नहीं दी जाएगी। न्यायालय की अवमानना। न्यायालय की अवमानना संविधान में परिभाषित नहीं है। संसद ने इसके लिए न्यायालय अवमानना अधिनियम न्याय समिति की सिफारिशों के आधार पर अवमानना को निम्नलिखित दो रूपों में परिभाषित किया गया है। सिविल अवमानना, न्यायालय के आदेशों की जानबूझकर अवमानना करना या शपथ पत्र का उल्लंघन करना सिविल अवमानना कहलाता है। आपराधिक अवमानना, न्यायालय की कार्यवाही में बाधा डालना या न्यायालय के निर्णयों को लागू होने में अवमानना के लिए दंड अधिकतम 2000। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय निम्नलिखित वादों की सुनवाई करता है। भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के मध्य विवाद। राज्य सरकारों के मध्य ऐसे विवाद जिनमें भारत सरकार एवं कुछ राज्य सरकारें एक पक्ष हैं, शेष राज्य सरकारें दूसरा पक्ष है। ठीक है, ये अनुच्छेद 131 में है। प्रारंभिक क्षेत्र। अपवाद क्या है? निम्नलिखित प्रकार के वाद मूल अधिकारिता में नहीं आएंगे यदि वे संविधान लागू होने से पहले की गई संधियों, संविदाओं आदि पर आधारित हो। अंतरराज्यीय नतीजल विवाद। ठीक है, गठित वित्त आयोग की सिफारिश से उत्पन्न हुए विवाद। भारत सरकार और राज्य सरकारों के मध्य कुछ खर्चों के समायोजन से संबंधित विवाद। संघ और राज्यों के मध्य वाणिज्यिक विवाद। संघ और राज्यों के मध्य रिकवरी संबंधी विवाद। सिविल मामलों में अपील। जब उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दे कि उस मामले का संबंध सार्वजनिक किसी सारगर्भित कानूनी प्रश्न से है तो सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। आपराधिक मामले में अपील उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। तब किसी अपराधी को अधीनस्थ न्यायालय में छोड़ दिया हो तथा अपील में उच्च न्यायालय ने उसे मृत्युदंड दिया। किसी मामले को उच्च न्यायालय में अधीनस्थ न्यायालय से हटाकर अपने पास हस्तांतरित कर लिया हो तथा अपराधी को मृत्युदंड दिया हो। अपील के लिए प्रमाण पत्र। अनुच्छेद 134। इसे स्वतः संज्ञान पर या पक्षकार के आवेदन पर उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। विशेष अनुमति।
जब बिल की शर्तें पूरी ना हो रही हों तो किसी उच्च न्यायालय या अधिकरण के करने के लिए उच्चतम न्यायालय से पुनर्विलोकन पुनः जांच कर सकता है। उच्च न्यायालय और वो 214 प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा। संसद विधि द्वारा किसी उच्च न्यायालय पर संघ राज्य क्षेत्र का अधिकार बढ़ा सकेगी। किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित किया जा सकता है। अनुच्छेद 241 संसद कानून द्वारा किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए अलग एक उच्च न्यायालय का गठन कर सकती है। उच्च न्यायालय की संरचना अधीनस्थ या जिला न्यायालय किसी भी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदोन्नति राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी। न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग या उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात उसके द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार की जाएगी। न्यायालय को गतिशील बनाने के लिए किए गए उपाय अधिकरण
अधिकरण क्या होता है, ट्रिब्यूनल क्या होता है, अब ये देखेंगे ना। भारतीय संविधान में प्रावधान है भाग 14 में 14A में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323A, अनुच्छेद 323B में, इसमें 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया प्रकृति अर्धन्यायिक संस्थाएं हैं। ये अर्धन्यायिक संस्थाएं हैं, अधिकरण न्याय के लिए सृजित की गई ऐसी संस्थाएं हैं जहां न्याय करने का दायित्व न्यायाधीशों को पर नहीं होता है, बल्कि संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञ न्याय करने का कार्य करते हैं। सिंपल सी बात है कि न्यायाधीश नहीं करते हैं, उस क्षेत्र से संबंधित विशेषज्ञ न्याय देते हैं। जैसे जैसे शासन और प्रशासन के विषय जटिल और तकनीकी होते जाते हैं, न्याय के क्षेत्र में भी उसी अनुपात में तकनीकी और जटिलता का समावेश होता जा रहा है। जैसे साइबर स्पेस से संबंधित मुद्दों का समाधान, पर्यावरणीय औद्योगिक विवादों का समाधान इत्यादि। अधिकरणों ने अपने निर्दिष्ट क्षेत्रों में सराहनीय भूमिका निभाई है और न्याय के क्षेत्र को गतिशील बनाया है। ये सामान्य न्यायालयों में वादों का भार कम कर सकते हैं। ये विशेषज्ञ न्याय उपलब्ध कराने का साधन है। ये तकनीक और विशेषज्ञता से युक्त क्षेत्रों में ये शीघ्र न्याय का प्रबंधन करते हैं। ये न्याय के सबसे सरल, शीघ्र और लचीले साधन हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया और साक्ष्य के नियमों से बंधे नहीं होते हैं। विभिन्न मामलों में ये अपनी प्रक्रिया और एवं स्वयं निर्धारित करते हैं। इन्होंने न्याय के क्षेत्र को गतिशील बनाया है तथा समय के साथ इनकी उपयोगिता और लोकप्रियता में वृद्धि हुई है। आलोचना ये विधि के शासन के विपरीत माने जाते हैं। इन्हें तर्क पृथक्करण के उल्लंघन के आधार पर सूचित किया गया है कि वो माना जाता है, क्योंकि न्याय का कार्य न्यायाधीश नहीं करते हैं बल्कि न्यायाधिकरण करते हैं। इन्हें न्याय के प्राकृतिक नियम का उल्लंघन माना जाता है, क्योंकि इनमें प्रायः अधीनस्थ सिविल सेवकों के विरुद्ध वरिष्ठ सिविल सेवकों के द्वारा मामलों की सुनवाई की जाती है। अधिकरण की कार्यवाहियों का प्रकाशन नहीं कराया जाता है। विगत वर्षों में अधिकरणों ने भारत के न्याय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले विलंब को कम करते हुए विषयों की विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए शीघ्र न्याय उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जैसे एनजीटी ने पर्यावरण के संबंध में एक तो सामान्य मामलों में मुकदमेबाजी को रोका है, तो दूसरी ओर पर्यावरणीय विवादों के शीघ्र समाधान के अवसर उत्पन्न किए हैं। इस प्रकार भविष्य में विषयों की जटिलता में वृद्धि के साथ अधिकरणों की वृद्धि की संभावनाएं बनी रहेंगी। प्रशासनिक अधिकरण 14A और संसद द्वारा अधिनियमित किया गया अनुच्छेद 323A केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, और उसके बाद है अखिल भारतीय सेवा व केंद्रीय सेवा के स्वामित्व व नियंत्रण वाले निगमों कार्मिकों के सेवा संबंधी मामले में राज्य प्राधिकरण अधिकरण राज्य सेवा के सदस्यों की सेवा शर्तों से उत्पन्न शिकायतें विवादों का समाधान, अनुच्छेद 323। अन्य न्यायाधिकरण की स्थापना पर्यावरण पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जनहित याचिका या लोकहित वाद, इस संकल्पना का जन्म सर्वप्रथम अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया। लैटिन सूक्ति लोकस इंटेंडी न्याय का परंपरागत नियम है, जिसके अनुसार पीड़ित ही मुकदमा दायर कर सकता है। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने लोकप्रिय कार्यवाही के आधार पर इस नियम की उदार व्याख्या की और न्यायालय ने कहा कि पीड़ित के लिए कोई व्यक्ति या संस्था वाद दायर कर सकती है। इसे ही जनहित याचिका, मतलब लोगों को हित के लिए कोई याचिका दायर की जा सकती है, जरूरी नहीं कि वह स्वयं उस हित से संबंधित हो। भारत में इसकी शुरुआत न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर और न्यायमूर्ति PN भगवती के निर्णयों से
मानी जाती है। भारत के जनहित याचिका का अर्थ है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय और में दायर किया जाने वाला ऐसा वाद जो दूसरों को हित के लिए दायर किया जाता है। न्यायमूर्ति PN भगवती ने कहा कि वह लिखे गए पत्रों को भी जनहित याचिका के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। महत्व गरीबों और वंचितों को न्याय उपलब्ध कराने का प्रभावी साधन बनकर उत्पन्न हुआ है। इसमें सीधे सहजता लचीला है। इसने न्याय के क्षेत्र का व्यापक विस्तार किया है जिससे न्याय से कोई वंचित न रह जाए। इसने मूल अधिकारों की नई व्याख्या और विस्तार के अवसर उत्पन्न किए हैं। इसने सरकारों की गुणवत्ता में सुधारों में योगदान दिया और भ्रष्टाचार और निरंकुशता पर रोक का साधन बना। उदाहरण के लिए जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 21 के अंतर्गत मूल अधिकार घोषित किया गया है। अनुच्छेद 21 में लगभग 3 दर्जन अधिकारों को मूल अधिकार के तहत शामिल किया गया है जो जनहित याचिकाओं के माध्यम से शामिल हुए हैं। भ्रष्टाचार से जुड़े मामले जैसे 2G घोटाला, कोयला घोटाला आदि भ्रष्टाचार के अनेक मामलों पर यह प्रभावी नियंत्रण का साधन बना है। कमियां क्या है? यह न्यायिक सक्रियता के अवसर उत्पन्न करता है। इसने सामान्य न्यायालयों में वादों की बोझ में वृद्धि की है। इसे राजनीतिक या संकीर्ण आधार पर दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है। यद्यपि जनहित याचिकाओं के प्रतिपादन के समय PN भगवती ने कहा था कि हमें यह सतर्क रूप से देखना होगा कि जनहित याचिकाओं का दुरुपयोग न किया जा सके। आगे चलकर न्यायालय ने यह दृष्टिकोण अपनाया है कि जनहित याचिकाओं का दुरुपयोग होने पर अर्थदंड लगाया जा सकता है। न्यायिक सक्रियता जैसे इसके नाम से जुडिशियल एक्टिविज्म। न्यायिक सक्रियता का अर्थ है न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका और विधायिका के कार्य का निर्वाह करने लगना। मतलब न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकलकर कार्यपालिका विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप करती है या उनके कार्यों को स्वयं करने लगती है तो फिर हम क्या बोल देते हैं, न्यायिक सक्रियता था। न्यायालय परंपरागत रूप से न्यायिक कार्य के अतिरिक्त नए कार्य अधिक ग्रहण कर लेता है या कानून बनाने लगता है। इस प्रकार न्यायिक विधायन का जन्म होता है अर्थात न्यायालय द्वारा कानून बनाने की शुरुआत होती है। महत्व इसका महत्व क्या है? तो इसने प्रशासनिक भ्रष्टाचार और मनमानेपन पर अंकुश लगाया है। इसे सरकार की अकर्मण्यता को दूर करने में मदद की है। इससे सरकार की गुणवत्ता में वृद्धि हुई है। इससे शासन व प्रशासन में सुधार आया है। परिणाम स्वरूप अच्छे शासन के लक्षण उत्पन्न हुए हैं। जैसे प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ के मामले में पुलिस सुधार के लिए 7 सिद्धांतों का विकास हुआ है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए समय समय पर आदेश देना जैसे दिल्ली आलोचना या शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन है। यह एक अनावश्यक या अनिवार्य बुराई है। यह एक बुराई है क्योंकि यह न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का अवसर देता है, किंतु यह अनिवार्य है क्योंकि सरकारों सुधार नहीं हुआ है। इसलिए नागरिक अधिकारों के हनन को रोकने के लिए न्यायपालिका को हस्तक्षेप करने के लिए विवश होना पड़ता है। हालांकि यह यदाकदा अति न्यायिक सक्रियता में परिवर्तित होता रहा है। इसका अर्थ है कि न्यायालय द्वारा बिना युक्त आधार तर्कसंगत आधार के कार्यपालिका और विधायिका के मामले में हस्तक्षेप करना और निर्णय देना। जैसे सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने से पहले राष्ट्रगान गाने का आदेश देना। वर्ष 2021 में अधिकरण के संबंध में किए गए संशोधन को रद्द करना। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश को शामिल करने का आदेश देना इत्यादि। किंतु न्यायिक अतिसक्रियता न्यायपालिका का अन्य अंगों के साथ टकराव का कारण बनती रही है और दूसरी ओर यह सख्त असंतुलन भी उत्पन्न कर सकती है। इसलिए न्यायिक अतिसक्रियता को रोकने के लिए
न्यायालय को स्वयं पहल करना होगा, उसे स्वयं अपने ऊपर निर्बंध लगाने होंगे, अर्थात न्यायिक संयम का परिचय देना होगा। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश A.S. आनंद का कहना था कि 21वीं सदी में न्यायिक सक्रियता सदैव प्रासंगिक बनी रहेगी, किंतु यह ध्यान रखना होगा कि इसका प्रयोग न्यायिक संयम के साथ किया जाए। दोषहारी याचिका या उपचारात्मक याचिका। इस अवधारणा का प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालय ने रूपा अशोक हुर्रा के मामले में किया। इस संकल्पना का विकास सुनाए गए निर्णय में दोषों को दूर करने के लिए किया गया है। उल्लेखनीय है कि यह याचिका सर्वोच्च न्यायालय में तभी दायर की जा सकती है जब अंतिम निर्णय सुनाया जा चुका हो, उसके पुनर्विलोकन की संभावनाएं समाप्त हो चुकी हों, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि निर्णय में कोई दोष रह गया है, तभी इसमें दायर किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता के द्वारा ऐसी याचिका दायर की जाएगी। तीन न्यायाधीशों की बेंच इसकी सुनवाई करेगी और अपनी राय तैयार करेगी। इस राय के साथ मामले की पुनः सुनवाई वही बेंच करेगी जिसने निर्णय सुनाया था। सुनवाई के बाद निर्णय में अपेक्षित संशोधन किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। विधिक सेवाएं एवं लोक अदालतें। अंतर्गत निम्नलिखित 2 प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, जो कि 1987 में तो पारित हुआ, लेकिन लागू कब हुआ, ऐसे कह लो कि 1995। विधिक सेवाएं गरीब और कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए इस अवधारणा को लागू किया गया है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित एजेंसियां बनाई गई हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, यह निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए नीतियों, सिद्धांतों और निर्देशों की घोषणा करता है। यह अन्य एजेंसियों के द्वारा इनके क्रियान्वयन पर निगरानी करता है। यह बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ मिलकर विधिक जागरूकता का प्रसार करता है और इन क्षेत्रों में सामाजिक संस्थाओं और गैर सरकारी संगठन की भूमिका को प्रोत्साहन देता है। साथ ही यह इन संस्थाओं के लिए अनुदान का भी प्रबंध करता है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तालुका विधिक सेवा समिति। ज्ञातव्य है कि उपयुक्त तीनों विधिक सेवाओं का क्रियान्वयन करने वाली एजेंसियां हैं जो न्यायालय के निर्देशों के अधीन कार्य करती हैं। हालांकि प्रत्येक राज्य के लिए विधिक सेवा उपलब्ध कराने का मानदंड भिन्न भिन्न है। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय और विधिक सेवा समितियां गठित की गई हैं। लोक अदालतें। छोटी प्रकृति के मुकदमे का समझौतों के आधार पर समाधान करने के लिए लोक अदालतों का गठन का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2002 में कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में संशोधन कर स्थायी लोक अदालतों के गठन का प्रावधान भी किया गया। सिविल मामलों और शमनीय प्रकृति के आपराधिक मामलों की सुनवाई इसमें की जाती है। चूँकि इसमें सहमति के आधार पर निर्णय लिया जाता है, इसलिए ये न्याय के शीघ्र, सरल एवं सस्ते और लचीले साधन बनकर प्रकट हुए हैं। इनके द्वारा दिए गए निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होते हैं और इनके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिए बैंकिंग अधिनियम, बीमा अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम। परिवार न्यायालय अधिनियम 1984
के तहत पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना की गई थी। राज्य सरकार के लिए ऐसे प्रत्येक शहर या कस्बे के लिए एक पारिवारिक न्यायालय स्थापित करना अनिवार्य है जिसकी आबादी 10 लाख से अधिक है। राज्यों के अन्य क्षेत्रों में यदि राज्य सरकारें आवश्यक समझे तो पारिवारिक न्यायालय स्थापित किए जा सकते हैं। विवाह और पारिवारिक मामलों के संबंधित वादों की सुनवाई जैसे तलाक, भरण पोषण और उत्तराधिकार उल्लेखनीय है कि इसके निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील में किया जा सकता है। ग्राम न्यायालय की बात करते हैं। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 में पारित किया गया। इसके तहत पंचायत मध्यम या मध्य स्तर पर ग्राम न्यायालयों का गठन किया गया। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 में पारित किया गया। ग्राम न्यायालय इसके तहत पंचायत मध्यम स्तर पर ग्राम न्यायालय का गठन किया गया। ग्राम न्यायालय में प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाती है। ग्राम न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के प्रावधानिक साक्ष्य की नियमावली से बंधा नहीं होगा, बल्कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों से निर्देशित होगा, अगर उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा कोई नियम नहीं बनाया गया है। ग्राम न्यायालय एक चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट होगा और यह फौजदारी और दीवानी दोनों तरह की शर्तों का उपयोग करेगा। ग्राम न्यायालय में आधिकारिक पहली बार दूसरी अनुसूची में इस न्यायालय में न्यायिक मजिस्ट्रेट ग्रामीण क्षेत्र के वरिष्ठ लोगों द्वारा सामाजिक कार्यकर्ता आदि को शामिल कर ग्रामीण क्षेत्र स्तर पर न्याय करता है। ऐसे दंडिक मामले जिनमें 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है, ऐसे निर्णय के विरुद्ध 6 माह के भीतर जिला न्यायालय या सेशन न्यायालय में अपील की जा सकती है। प्ली बार्गेनिंग की बात करते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन कर इसे लागू किया गया। इसके तहत पीड़ित लागू हो सकता है, जिससे आरोपी पीड़ित को कुछ दंडादेश देने पर सहमत होता है और पीड़ित आरोपी की सजा कम करने पर सहमत होता है। हालांकि यह उन्हीं मामलों में लागू होता है जिनमें अधिकतम 7 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया। प्ली बार्गेनिंग मतलब दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन कर इसे लागू किया गया। इसके तहत पीड़ित और आरोपी के मध्य समझौता होता है या हो जाता है, जिससे आरोपी पीड़ित को कुछ धनराशि देने पर सहमत होता है और पीड़ित आरोपी की सजा कम करने पर सहमत होता है। क्या उन्हीं मामलों में लागू होता है जिसमें अधिकतम 7 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होगा, जैसे महिला के विरुद्ध अपराध, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के विरुद्ध अपराध, ऐसे अपराध जो राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1986 सिविल मामलों में वैकल्पिक विवाद समाधान पद्धतियों के विकास पर बल दिया गया है, जिससे ऐसे मामलों का शीघ्र निपटारा किया जा सके। समाधान की यह पद्धतियाँ प्रक्रिया और साक्ष्य के नियमों से बनी नहीं होती हैं, अतः ये त्वरित न्याय देने में सहायक होती हैं। ये न्याय के सस्ते, सरल और लचीले साधन हैं। इस संबंध में देश निम्नलिखित 2 अधिनियम बनाए गए हैं। मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996। इसके अंतर्गत मध्यस्थता एवं सुलह केंद्रों की स्थापना की जा सकती है। इनके द्वारा 12 माह के भीतर निर्णय देना होता है। इनके निर्णयों के विरुद्ध अपील केवल लोकनीति के आधार पर की जा सकती है, अन्यथा इनके निर्णय बाध्यकारी होते हैं।
सिविल मामलों में, व्यापारिक व वाणिज्यिक मामलों में और ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय मामलों में ये उपयोगी सिद्ध हुए हैं। यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में समय सीमा की पात्रता समाप्त कर दी गई। वर्ष 2019 में अधिनियम में संशोधन के द्वारा भारतीय मध्यस्थ की ग्रेडिंग करता है, संस्थाओं की ग्रेडिंग करता है और अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर मध्यस्थता के द्वारा दिए गए निर्णयों का संकलन करता है। मध्यस्थता या सिविल विवादों के समाधान की और अधिक लचीली प्रक्रिया उपलब्ध कराता है। वस्तुतः मध्यस्थता विवाद के समाधान का सबसे अनौपचारिक तरीका है। इसे कानूनी रूप प्रदान करता है। यह सुलह से भी ज़्यादा लचीला होता है। इस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय मध्यस्थता परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है, जो मीडिएशन संस्थाओं का करने और उनके लिए मार्गदर्शनों की घोषणा करने के उत्तर है। प्रतित्व का अभाव है। उदाहरण के लिए सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों में से केवल 4.1% महिलाएं हैं, जबकि शेष पुरुषों में उच्च न्यायालय भागीदारी 11%। समाधान की तकनीकों के प्रभावी प्रयोग का अभाव होता नहीं। तो यह सेवा जिला न्यायालयों की भूमिका को प्रभावी बनाने में योगदान दे सकती है। न्यायालयों में महिला न्यायाधीशों के प्रतिनिधित्व में वृद्धि होनी चाहिए। न्यायालय में सुधार होनी चाहिए, जैसे रिकॉर्ड रूम आदि दिशा में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। न्यायालय के वैकल्पिक साधनों के प्रयोग में वृद्धि हो, जैसे लोक अदालत, मध्यस्थता, सुलह केंद्र एवं ग्राम न्यायालय इत्यादि। ब्रिटिश कानूनों में संशोधन। हालांकि नवीन आपराधिक कानून निर्मित किए गए हैं, जैसे भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। विचाराधीन कैदियों की संख्या कम करने के लिए न्यायालयों को फास्ट ट्रैक आधार पर चलाया जाना चाहिए। जांच प्रक्रिया को कुशल बनाया जाना चाहिए। सुधार के लिए सरकार के तीनों अंगों का सामूहिक प्रयत्न तथा सुधार के प्रति प्रतिबद्धता प्रकट की जानी चाहिए। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी यही अपेक्षा की है। ये हमने देख ही लिया था क्वेश्चन। हम आगे देखेंगे संघीय प्रणति।